हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी का। आज हम लोग दूसरा या तीसरा लेक्चर कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग गैसेस के बारे में और पूरी तरीके से वाटर वेपर के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। अब तीसरा जो कंपोनेंट है या इसका कंपोजिशन है, क्या क्या पाया जाता है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन में। तो तीसरा हम लोग को पढ़ना है, तीसरा पॉइंट, तीसरा जो लेक्चर है आज उसका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में। उसमें हम लोग को सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बारे में यानी कि कह सकते हैं जो एटमॉस्फेयर में हमारे डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि डस्ट पार्टिकल, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि डस्ट पार्टिकल दो तरीके से हो सकता है एटमॉस्फेयर में, दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे? ये जो डस्ट पार्टिकल है ये नेचुरली भी हो सकता है एटमॉस्फेयर में और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग डस्ट पार्टिकल को दो तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि डस्ट पार्टिकल नेचुरली आ सकता है हवा में एटमॉस्फेयर में और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी आ सकता है। ठीक है, तो नेचुरली जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली हवा चलती है और जो सॉयल डस्ट, मतलब सॉयल में छोटे छोटे जो उसके पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो उड़ के एयर में सस्पेंडेड होने लगते हैं, फैलने लगते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। वो हमारा नेचुरली है। पोलन ग्रेन, इस तरह जब फ्लावर में पॉलिनेशन होता है उससे जो पोलन ग्रेन्स होती है उसको जब हवा उड़ा के सस्पेंड कर देती है एटमॉस्फेयर में तो वो हमारे नेचुरली पोलन ग्रेन भी पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। वो भी एक डस्ट पार्टिकल जैसा एक्ट करता है। ठीक है, ये सब नेचुरली है। ठीक है, इसी तरह साल्ट पार्टिकल, जब ओशियंस में पानी की कमी हो जाती है और साल्ट जब रहता है मतलब ओशियन के सरफेस पे, तो वहाँ से जब हवा उसको उड़ा के भी सस्पेंड करती है एटमॉस्फेयर में तो वो भी हमारा नेचुरली डस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग साल्ट पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कैसे हमारे डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल सूट होता है, यानी कि इसका क्या मतलब है, स्मोक सूट या इंडस्ट्रियल सूट का मतलब यही है कि जब इंडस्ट्रीज में कार्बन की बर्निंग होती है, जो भी होता है केमिकल बर्निंग, उससे जो कार्बन निकलता है, उसका जो कार्बन छोटे छोटे का पार्टिकल जो पूरी तरह कंबस्ट जलता नहीं, वो सस्पेंड होता है हवा में इंडस्ट्रीज से। जब धुआं निकलता है तो वो कार्बन पार्टिकल उसमें क्लियरली जलते नहीं तो उसके कुछ पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है क्योंकि ह्यूमन ही वो चलाता है इंडस्ट्री, तो वो हमारा डस्ट पार्टिकल जैसा एक्ट करता है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ठीक है, ठीक इसी तरह जब हम लोग कुछ जलाते हैं उससे जो ऐस निकलता है यानी कि राख जो निकलता है और हवा के कारण वो भी सस्पेंड होता है जब डस्ट पार्टिकल के रूप में एटमॉस्फेयर में, तो वो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण डस्ट पार्टिकल पाया जाता है। तो हम लोग पहले देख लिए कि डस्ट पार्टिकल नेचुरली और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अब इस डस्ट पार्टिकल का क्या रोल है हम लोग ये समझ लेते हैं और इस वीडियो को ये समझ के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। रोल को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो हमारा डस्ट पार्टिकल है ये किसी न किसी तरीके से इंटरलिंकेज है वाटर वेपर से। ठीक है, तो हम लोग को समझने के लिए ये जो मैं डायग्राम आपको बना के लाया हूँ, यहाँ से आप लोग को पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या कार्य है किसका डस्ट पार्टिकल का एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एक सरफेस हुआ, और सरफेस जो वार्म है क्योंकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन के कारण ये वार्म हुआ है ना। मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा कि क्या वर्क है डस्ट पार्टिकल का एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इनकमिंग सोलर सन के इंसुलेशन से ये गर्म हुआ है सरफेस, तो उसका हम एक छोटा सा एयर पार्सल ले लिए, यानी कि छोटा सा सरफेस के ऊपर का सेक्शन ले लिए हैं जिसको हम लोग एयर पार्सल कहते हैं। उस एयर में हमारे डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं, वाटर वेपर भी पाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो सरफेस में एक गर्म है तो उसके आसपास के जो एयर होंगे वो भी गर्म होंगे। वार्म एयर जो होता है वो लाइट होता है यानी कि हल्का होता है। हल्का होने के कारण ये ऊपर राइज करेगा, ये एयर पार्सल ऊपर की तरफ राइज करेगा। ऊपर की तरफ राइज करेगा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर की कमी होती है, यानी कि हाइट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है,
तो हाइट बढ़ने से टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो ये जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, एयर पार्टिकल, गर्म एयर पार्टिकल हल्का होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसमें हमारे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको ये पता है कि वाटर वेपर कंडेंस होता है, वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस होता है टेम्परेचर कम होने के कारण। तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वाटर वेपर जो होगा वो कंडेंस्ड होगा, किसमें कंडेंस होगा, हमारे ड्रॉपलेट्स में, यानी कि लिक्विड बनेगा। कंडेंसेशन, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में जो वाटर वेपर आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कई एक्टिविटी, मतलब कैसे क्या कंडेंसेशन होता है, इवापोरेशन कैसे होता है, फ्रीजिंग कैसे होता है, ये सब मैं आपको बताया था। तो टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर वेपर जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होगा। लेकिन वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होने के लिए उसको कोई सरफेस की ज़रूरत होगी, उसको कोई सरफेस की ज़रूरत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बोलने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि वाटर वेपर जब कंडेंस होने की कोशिश करेगा टेम्परेचर कम होने के कारण, तो उसको कोई सरफेस का रिक्वायरमेंट होगा। कि क्या होगा, किसी सरफेस का रिक्वायरमेंट होगा, और उसी रिक्वायर्ड सरफेस के लिए सस्पेंडेड पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है हवा में, इस एयर पार्सल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल था वाटर वेपर के साथ, तो वो कंडेंसेशन के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, और उसी सरफेस प्रोवाइड करने की जो इसकी वो है कैपेसिटी है, इसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो वाटर वेपर को कंडेंस होने के लिए, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने के लिए, क्लाउड बनाने के लिए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स में चेंज होगा, क्लाउड बनाएगा, तभी तो वो नीचे कंडेंस होकर नीचे आएगा बारिश के फॉर्म में। तो क्या मेन रोल क्या है पूरा वाटर वेपर का और किसका, डस्ट पार्टिकल का। तो डस्ट पार्टिकल का यही रोल है कि डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर की हेल्प करता है क्लाउड के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, डस्ट पार्टिकल का इन दी एटमॉस्फेयर में, कि वाटर वेपर को हेल्प करता है, वाटर वेपर का कंडेंसेशन में हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास एक एक्टिविटी है, उसके पास एक कैपेसिटी होती है सस्पेंडेड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल की, कि वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जैसा एक्ट करता है, कि वो सरफेस प्रोवाइड करता है वाटर वेपर को कंडेंसेशन करने के लिए, जिसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है। आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाऊंगा कि डस्ट पार्टिकल्स का एकदम एग्जैक्टली वर्क क्या है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं और पूरा इस डस्ट पार्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो डस्ट पार्टिकल क्या है, तो डस्ट पार्टिकल हमारा है एक एटमॉस्फेयर में, 2 मिनट रुकिए, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है हैज़ ए सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, जिसको हम लोग डस्ट पार्टिकल कहते हैं, विच में ओरिजिनेट फ्रॉम, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस सोर्स से आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सी साल्ट, मैं आपको बताया साल्ट जब सस्पेंड होता है एयर में तो वो हमारा डस्ट पार्टिकल की एक जैसा एक्ट करता है। फाइन सॉइल, यानी कि बहुत छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स, वो भी डस्ट पार्टिकल की जैसे एक्ट करते हैं। स्मोक सूड, इंडस्ट्रियल सूड जिसको हम लोग कहते हैं, ऐश यानी कि राख, पॉलन ग्रेन जिसको हम डस्ट, ये सब डिसइंटीग्रेटेड। और एक है हमारा डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल ऑफ मेटियोर, ये भी सरफेस में अगर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है तो ये भी डस्ट पार्टिकल के जैसा एक्ट करता है। और डस्ट पार्टिकल आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नहीं, इसको आप लोग समझ लिए, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जहाँ है उसके लोअर लेयर ऑफ द सेक्शन में डस्ट पार्टिकल पाया जाता है। कन्वेक्शनल करंट होता है, जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है तो ये पार्टिकल्स ऊपर भी जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये ग्रेटर हाइट्स पे भी जा सकता है। ठीक है, और इसका जो कंसंट्रेशन होता है इस पार्टिकल का किस रीजन में, ग्लोब की किस रीजन में पाया जाता है, तो हायर कंसंट्रेशन इसका पाया जाता है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, ड्यू टू द ड्राई विंड कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना होगा। तो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 2 मिनट रुकिए, ये हमारा जो ड्राई विंड होता है, ड्राई विंड यानी कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, ड्राई विंड मॉइस्चर नहीं, यानी कि ऐसा सरफेस टेम्परेचर रीजन में, टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में जहां रेनफॉल कम होती है, और रेनफॉल कम होगी तो डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे वो नहीं होंगे,
बारिश होगी तो वो मिट्टी से के संग एकदम चिपक जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इजीली हवा के थ्रू, जब रेनफॉल कम होगा तो इजीली हवा के थ्रू ये सस्पेंड हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो इसीलिए जो हमारा टेम्परेट है और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि रेनफॉल कम होता है और रेनफॉल कम होने के कारण ये पार्टिकल ईजिली सस्पेंड हो जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में। इसीलिए ज़्यादा डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमारे डस्ट पार्टिकल जो हैं वो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी कंपैरिजन में इक्वेटोरियल रीजन जो है, पोलर रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ वो पाए जाते हैं, क्या पाए जाती है, हीट ज़्यादा पाई जाती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में हीट जब ज़्यादा पाई जाएगी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ कि इक्वेटोरियल रीजन में जब हीट ज़्यादा पाई जाएगी तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा। वाटर वेपर ज़्यादा होने के कारण रेनफॉल यहाँ होगा, और रेनफॉल होने के कारण जो डस्ट पार्टिकल ये पानी के संग जब बरसात होगी तो ये नीचे जम जाएंगे, सरफेस पे ही जम जाएंगे, ठीक है, सरफेस पे जम जाएंगे, जिसके कारण ये इजीली सस्पेंड नहीं होंगे एटमॉस्फेयर में, नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हमें इक्वेटोरियल रीजन में कम डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल कम पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह पोलर रीजन में, पोलर ठंडा एटमॉस्फेयर है, वहाँ भी बरसात होती, मतलब ठंडे एरिया में वो बर्फ़ जमी होती है, जिसके कारण सस्पेंडेड पार्टिकल ईजिली बाहर जब सरफेस से आ ही नहीं पाएंगे बर्फ़ जमने के कारण, तो वो कैसे सस्पेंड होंगे एयर में, इसीलिए वहाँ भी डस्ट पार्टिकल कम पाया जाता है। तो ये वाली जो आखिरी पॉइंट है कि द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज़ फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन। क्यों, मैं आपको बता दिया, क्योंकि ड्राई विंड होता है और इक्वेटोरियल रीजन में उसके कंपेरिजन में कम पाया जाता है, इक्वेटोरियल पोलर रीजन में। और ये जो डस्ट पार्टिकल और साल्ट पार्टिकल, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के जैसा काम करता है, किसके, वाटर वेपर के अराउंड, जिसके कारण उसको कंडेंस करके क्लाउड की फॉर्मेशन करता है। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको पूरा समझा पाया हूँ किसके बारे में, डस्ट पार्टिकल के बारे में। तो ये हमारा कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यहीं पे आज खत्म होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।